हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। कल हम लोगों ने त्रुटियों के प्रकार और उनके सूत्रों पर क्या की थी, वार्ता की थी। वास्तव में त्रुटियों के जो ये सूत्र बताए गए थे, इसके पहले त्रुटियों के कुछ प्रकार होते हैं, उन पर भी डिस्कशन होना था मगर ध्यान नहीं रहा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, पहले परिचर्चा करेंगे, फिर उसी के जो कल हमने पढ़ा था उसी के आगे के टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि मापन में होने वाली त्रुटियाँ। त्रुटियों के बारे में तो पढ़ा, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, अनुमेय त्रुटि क्या है आपकी, तो ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा। मगर इनके पहले कि कौन कौन सी त्रुटियां, जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, इस पर हमें बात करनी है। तो देखिए, मापन में जो त्रुटियां होती हैं, मापन में होने वाली त्रुटियों को मुख्यतः दो श्रेणी में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। आपकी इसकी पहली श्रेणी है, पहला प्रकार है क्रमबद्ध त्रुटियां, और जो दूसरा है वो यादृच्छिक त्रुटियां। तो अब क्रमबद्ध त्रुटियां जो हैं, इनके भी अपने 4 प्रकार होते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां, इनका अपना कोई प्रकार नहीं होता है। तो हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें एक तीसरी प्रकार की त्रुटि की बात करते हैं, इन्हीं की बेस से निकाल के, मगर उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हमें सिर्फ इन 2 त्रुटियों पर मुख्यतः परिचर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारी जो पहली त्रुटि है वो है आपकी क्रमबद्ध त्रुटियों में पहली त्रुटि है यंत्रगत त्रुटि। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी यंत्रगत त्रुटि क्या होती है, यंत्रगत त्रुटि। अब यंत्रगत त्रुटि को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी स्केल देखते हैं, पटरी एक ऐसा यंत्र है, स्केल एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग सभी व्यक्तियों ने कभी ना कभी अवश्य किया होगा जो पढ़ाई से संबंधित है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा। आप ध्यान दीजिए कि उस पर आपके खाने बने होते हैं। वो खाने की सहायता से आप किसी भी चीज़ की लंबाई को आसानी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मगर आप ध्यान दीजिए, यदि वो खाने ना बने हो या कहीं पर बने हो कहीं पे ना बने हो, कोई 2 खानों के बीच दूरी कम हो, कोई 2 खानों के बीच की दूरी क्या हो, ज़्यादा हो, अर्थात उन खानों का जो रेखांकन है वो सही ना हो, वो गलत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब आप उस स्केल से, उस पटरी से किसी भी लंबाई का, किसी भी लाइन का लंबाई मापने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप उसकी शुद्ध लंबाई कभी भी माप नहीं सकते हैं। और वहाँ पे आपकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, गलती है किसकी, पटरी की, स्केल की। या दूसरी तरीके से हम कहें तो किसी भी पटरी को जब हम उपयोग में लाते हैं तो उसका प्रयोग करते करते वो पुरानी हो जाती है, और पुरानी होने पर किनारों पर घिस जाती है, जिससे उसके किनारों पर जो रेखांकन के चिन्ह होते हैं वो मिट जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। और ऐसी पटरी से यदि आपको मापने को कहा जाए तो आपको उसका प्रारंभिक बिंदु ही पता नहीं लगता है, और जब इस प्रकार की पटरी स्केल से आप किसी भी लंबाई को नापेंगे तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो त्रुटि किसके कारण हो रही है, आपके कारण हो रही है? नहीं, त्रुटि हो रही है स्केल के कारण। उसमें जो रेखाएं बनी हुई हैं, रेखांकन हुआ है, या रेखाओं के मिट जाने के कारण। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो यंत्रगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी, अर्थात जिसमें यंत्र में ही कोई त्रुटि हो। अब इस प्रकार से, जैसे स्केल का एक मैंने उदाहरण इसलिए दिया, कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग इसका क्या करते हैं, सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। अब जैसे किसी चीज़ की मोटाई को मापना है तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। अभी कक्षा 10 में शायद पहले था, पता नहीं है कि नहीं, ध्यान नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको वर्नियर कैलिपर्स से संबंधित प्रयोग कराए जाएंगे। जब आप क्लास में आएंगे तो आपको उनसे संबंधित प्रयोग कराए जाएंगे। फिलहाल समझ लीजिए, जैसे कोई गोल वस्तु है और उस गोल वस्तु की मोटाई मापनी है, तो मोटाई मापने में हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 जबड़े बने होते हैं। उन्हीं जबड़ों के बीच में उसको फंसा के हम उसकी मोटाई का मापन करते हैं। मगर जब वर्नियर कैलिपर्स हम उपयोग करते रहते हैं तो क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर्स ढीला हो जाता है, यंत्र ढीला हो जाता है, और ढीले होने के कारण उनका जो शून्यांक बिंदु होता है वो दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है। और जब ये आपके यंत्र में इस प्रकार की त्रुटि आ जाएगी तो आप जिस भी चीज़ का मापन करेंगे, किसी भी चीज़ की मोटाई मापें, किसी भी चीज़ की गहराई मापें,
तो वहाँ पे आप जब भाई यंत्र में ही त्रुटि है तो जाहिर सी बात है उसके मान में त्रुटि अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मापन में जिन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, यदि उन यंत्रों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, यंत्र आपके ठीक नहीं है, तो उन यंत्र से हम जो भी दूरियों का मापन करेंगे, मोटाई का मापन करेंगे, गहराई का मापन करेंगे, वो कभी भी शुद्ध नहीं होंगी। और इस प्रकार से होने वाली समस्त त्रुटियों को हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? यंत्रगत त्रुटियों के अंतर्गत लाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि यंत्रगत त्रुटि क्या है। तो यंत्रगत त्रुटि से संबंधित जो आपकी थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वीडियो पॉज करके उसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली त्रुटि की ओर। तो क्रमबद्ध त्रुटि में पहली त्रुटि थी आपकी यंत्रगत त्रुटि, और हमारी जो दूसरी त्रुटि है वो है प्रायोगिक तकनीक में त्रुटि। हमारी क्या है? प्रायोगिक तकनीक में त्रुटि। अब इसका मतलब समझ लीजिए जरा, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, किसी भी चीज़ के अनुमापन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसकी एक टेक्निक होती है, उसका एक क्रमबद्ध प्रोसीजर होता है, क्रमबद्ध तरीका होता है। अगर आप उस चरणबद्ध तरीके को उपयोग में लाएंगे और एक के बाद एक चरण को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है लास्ट में आपका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो आपका सही होगा। इस प्रकार की त्रुटियां जनरली कहाँ पे होती हैं? प्रयोगशालाओं में, जहाँ पर हम प्रयोग करके ये पता लगाते हैं कि इस चीज़ का मान कितना आएगा। तो वो जो मान हम निकालते हैं, जो रिजल्ट मान भी निकालते हैं, आंकिक मान भी निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं, जैसे केमिस्ट्री आदि में, है ना। तो केमिस्ट्री आदि में किसी चीज़ की गंध को सूंघना, जब हम तैयार कर लेते हैं, मिश्रण आदि तैयार करके गर्म करते हैं तो गंध सूंघना, उसके रंग का बदल जाना। तो मगर यदि आप प्रोसीजर को अपनाएंगे तभी ये चीज़ें होनी है। जो केमिकल जिस मात्रा में मिलाना है, जब वो आप मिलाएंगे तभी आपको आपका सही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्रयोगशालाओं में जो हम लोगों को प्रोसीजर दिया जाता है, किसी कार्य को करने का जो तरीका बताया जाता है, वो यदि स्टेप बाय स्टेप हम सही फॉलो करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आएगा, लगभग सही आएगा। मगर यदि हम उन तरीकों को छोड़ देते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट सही आने की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे एक छोटी सी बात कर लें, आपको क्या करना है? वायु का वेग नापना है ना, ध्वनि का वायु में वेग अगर आपको मापना हो तो लगभग 332 से 333 मीटर पर सेकंड की स्पीड इनकी होती है। इनके यंत्र आते हैं, उस यंत्र में एक लंबी पाइप लगी होती है और उस पाइप में हम क्या करते हैं? कंपन उत्पन्न करके कुछ रीडिंग्स लेके उसका मान निकालते हैं। तब ध्यान दीजिए, जो प्रोसीजर है उसमें हमें क्या करना होता है? जल भरना होता है। अब पता लगा जल, जो भी आपकी पाइप है जिसमें अनुनाद की स्थिति उत्पन्न करानी है, कंपन कराना है, उसमें पानी हमें भरना है कितना? 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। आपने उसको 30 या 35 या 40 भर दिया है, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको जो भी मिश्रण तैयार करना है उसमें यदि आपने जो केमिकल जिस मात्रा में लेना है उसके बजाय उनकी मात्राओं को बदल दिया, जो कम लेना चाहिए वो ज़्यादा ले लिया, जो ज़्यादा लेना है वो कम ले लिया, तब भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोगों में जो हमें प्रोसीजर बताया जाता है, जो टेक्निक बताई जाती है, अगर हम उस टेक्निक का पालन ना करते हुए उसमें अपनी टेक्निक क्या करें? जोड़ दें, अपने हिसाब से उनकी वैल्यूज़ को लेना प्रारंभ कर देंगे, तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो प्रायोगिक तकनीक त्रुटि के अंतर्गत आएंगी। और यदि प्रयोग की टेक्निक आपकी सही नहीं होगी तो आप कितना भी प्रयोग कीजिए, कभी भी आपका मान सही नहीं आना है। तो उम्मीद है ये प्रयोग में तकनीक में जो त्रुटि है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित थ्योरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली त्रुटि पर। तो क्रमबद्ध त्रुटि में जो
तीसरी त्रुटि है वो है बाह्य परिस्थिति त्रुटि। ये बाह्य परिस्थिति का मतलब क्या हुआ और ये कैसे प्रभावित करेगी परिस्थिति त्रुटि, तो ये कैसे प्रभावित करेगी इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, हर प्रैक्टिकल के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर निश्चित होना चाहिए। यदि कोई प्रैक्टिकल ऐसा है जिसे हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है और ऐसे प्रैक्टिकल को आप यदि ठंडक में कर रहे हो, क्योंकि कभी लैबें गर्मी में खुलती हैं, कुछ विद्यालय हैं जहाँ पे ठंडी में ही या लास्ट में ही प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, तो अब क्या हुआ, बाह्य परिस्थितियाँ अर्थात ये जो मौसम है हमारे चारों ओर का, ये बाह्य मौसम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। बाह्य जो है परिस्थिति क्या हो गई, बदल गई। गर्मी में करना चाहिए था 40 डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहिए था, ठंडी का मौसम है तो आपका टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होगा तो 15-20 डिग्री होगा और इससे कम भी हो सकता है। तो आप समझिए, ध्यान दीजिए कि जो प्रैक्टिकल 40 डिग्री में होना है, जब वो आप 20 डिग्री में करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होगा और आपका ऐसा नहीं मान नहीं आएगा, आ सकता है मगर वो बिल्कुल शुद्ध मान नहीं होगा। उसके मान में वास्तविक मान से क्या होगी, भिन्नता होगी, अर्थात उस मान में क्या होगी, त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाह्य वातावरण है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, किसी चीज़ का वॉल्यूम है, यदि हम इनमें परिवर्तन करने के पश्चात, मतलब जो हमें चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए वो ना लेके हम कुछ दूसरा टेम्परेचर ले लें, प्रेशर चेंज कर लें, ऐसी परिस्थितियों में प्रैक्टिकल कर रहे हो जहाँ पे ताप दाब दोनों ही आपके डिफ़र हों, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हमारा रिजल्ट कतई भी सही नहीं आएगा, उचित नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं जो हमारे आसपास के मौसम में परिवर्तन से संबंधित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बाह्य परिस्थिति त्रुटि, मतलब बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे, देखिए इससे संबंधित भी आपका जो थ्योरी है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इससे भी आप नोट कर लीजिएगा। और चौथी त्रुटि है इसमें व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब समझ लीजिए ज़रा क्या होगा, व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि को हम बहुत आसानी से समझाते हैं। जैसे आपके घरों में भोजन बनाया जाता है ना, अब जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है, माता जी बना रही हैं, भाभी जी बना रही हैं, कोई अन्य बहन बना रही है, यदि वो क्या करे, उसका दिमाग कहीं और हो, है ना, और वो कार्य घर पे कर रही है, दिमाग है कि कोई कहीं गया हुआ है उसके साथ, कि हम भी गए होते तो ये कर रहे होते, खेल रहे होते, बाज़ार घूम रहे होते, कहीं और गए होते, तो दिमाग कहीं और रखा हुआ है, वो कार्य कर रही है भोजन बनाने का, भोजन बना रही हैं, पता लगा नमक डालना भूल गई। अब नमक डालना भूल गई, आप जब भोजन करने बैठते हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद लगता है, नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे कैसी त्रुटि हुई, यहाँ पे व्यक्तिगत त्रुटि हुई। अगर उस व्यक्ति का ध्यान क्या होता, केंद्रित होता, तो शायद उससे वो भूल ना होती। तो मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब है कि जो भी प्रयोग करता है, जो भी कार्य करता है, वो जब क्या करेगा, कार्य को करना प्रारंभ करेगा और उस कार्य को करने के दौरान यदि वो मानसिक रूप से अस्थिर है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य कर देगा। तो उस व्यक्ति के द्वारा उस प्रयोग में होने वाली जो त्रुटि होगी, उस क्रियाकलाप में होने वाली जो त्रुटि होगी, वो त्रुटि किसके अंतर्गत आएगी, इस व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से ये चारों त्रुटियां कंप्लीट होती हैं और व्यक्तिगत त्रुटि से संबंधित थ्योरी भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब ये तो क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में बात हो गई। इसके बाद आती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब ध्यान दीजिए, कभी कभी कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है कि वो कब हो गई, जिनके बारे में हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये त्रुटि क्यों हुई, किसके कारण हुई, कैसे हुई, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका हमें कोई आइडिया ना हो। तो ऐसी जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं
तो बात ये कर रहे थे कि यादृच्छिक त्रुटियों का मतलब क्या है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय हम पूरी सावधानी रखें, पूरा प्रिकॉशंस लें, सारी टेक्निक को फॉलो करें, मगर उसके बाद भी हमसे क्या हो, कोई गलती हो जाए, अर्थात ऐसी गलती जिसके बारे में हमें किसी प्रकार का कोई अनुमान ना हो, हमने गलती कहाँ की, कैसे की, उस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हमें किसी प्रकार की कोई भी मालूमात ना हो तो इस प्रकार की जितनी भी त्रुटियां होती हैं वो सब यादृच्छिक त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित थ्योरी भी आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्द ही हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।